Hello everyone, welcome to our YouTube channel NCERT on your tips. I am Naresh. In this video, we are going to discuss the different segment of the development. So student, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. Lot to know, lot to discuss. This lecture is important for school exam, scholarship exam and various competitive exam. So let's begin our chapter. स्टूडेंट, इसमें आपको पता चलेगा कि लिटरेसी रेट क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पब्लिश करती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है आपके. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा. So the idea of development of progress the always been with us. We have aspiration or desire about what we would like to do and how would we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This this is a complex task, and in the chapter we shall make a beginning at understanding development. So फ्रेंड, आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपके हमेशा क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा. डेवलपमेंट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आपकी जो हाइट बढ़ रही है, आप लगातार नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आप में क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो रहा है. आपकी नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव हो गई कि आप सब कुछ भूल गए अचानक सडनली. तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है किसके और किसके बीच में, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में. क्या कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो आपकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होगा, यानी कि आप इसको नंबर में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और जो ग्रोथ होती है इसको आप लोग नंबर में क्वांटिफाई कर सकते हो. इट मीन्स ग्रोथ विल ऑलवेज बी quantitative. So you will learn more about these issues in a greater depth in higher classes. Also, you will find out to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for changes without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. So what development promises different people different goals. तो आपके जितने भी आसपास के जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हो सकते हैं. ठीक है. एक जो पुअर फैमिली से जो पर्सन बिलोंग करता है उसके लिए डेवलपमेंट का यही मायना होता है कि वो बस अपना पेट भर सके, और जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं पर्सन, उनका डेवलपमेंट का मायना ये हो सकता है कि उनके पास एक अच्छी इंडस्ट्री हो, लग्जरियस लाइफ हो. तो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं. तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1. व्हाट आर द एस्पिरेशन, उनकी क्या इच्छाएं हो सकती हैं. यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड. ट्राई टू कंप्लीट द टेबल. यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन. तो उसमें देखो, जो सबसे पहले जो कैटेगरी दिखा रखी है वो दिखा रखी है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनको पास उनकी भूमि नहीं है, उनकी ज़मीन नहीं है और वो गांव में रहते हैं. तो ऐसे लोगों की क्या एस्पिरेशन हो सकती है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इनके पास ज़मीन हो और इनको वहाँ पे लेबर, इनको रोज़गार वहाँ पर मिले, इनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर देखने को मिले. सेकंड है प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. सो एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. तो जो आपके पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही प्रॉस्पेरस है, समृद्ध हैं हर तरह से. तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंड को किसी को फार्मर को दे दिया, पीजेंट को दे दिया, और वो कहाँ पर चले गए, अब्रॉड में चले गए, जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं. तो इसी तरीके से आपके फार्मर हो गए, आपके मिडिल क्लास के पर्सन हो गए, आपके रिच फैमिली के पर्सन हो गए. तो सबकी जो कैटेगरी पर्सनस की है उनके अपने कैटेगरी के हिसाब से उनके गोल्स होते हैं. सो हैविंग फिल टेबल 1.1, लेट अस नो now examine it. Do all these person have the same notion of development or progress? notion का मतलब क्या होता है, concept. क्या इन सारी कैटेगरीज के जितने भी लोग थे सबके जो
गोल्स हैं वो क्या एक हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर सबके गोल्स एक हो जाएंगे तो हमारा कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग एक तरीके से सोचेंगे तो डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजीज हमारे पास नहीं आएंगी। और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या होना पड़ता है? चेंजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at times two person or group of person may seek things which are conflicting. A girls expect as much freedom and opportunity as her brother. तो जैसे आपके फैमिली के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, तो जो बॉयज़ होते हैं जनरली हमारे इंडियन सोसाइटी में उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो गर्ल्स को ऐसा लगता है कि हमें भी इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए जितने हमारे ब्रदर को मिल रही है। सो दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and they may prefer a small check dam or tank to irrigate their land. तो जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो सोचता है कि मैं एक बड़ा डैम बनाऊंगा, लेकिन उसके डैम बनाने से क्या होता है, वहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट के जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वहाँ की जनजातियाँ हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो जो ट्राइबल्स हैं उनकी एस्पिरेशन क्या रहती है कि हमें जितने भी प्रोडक्ट्स मिले वो फॉरेस्ट से मिल जाएं, और वहीं पर ही जो बिजनेसमैन है वो क्या सोचता है कि मुझे इनसे क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। वो बिल्कुल भी जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं उनका जो नुकसान हो रहा है उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। वन, डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड टू, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the others. तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक का डेवलपमेंट दूसरे का विनाश कर सकता है। जैसे यहाँ पे बिजनेसमैन का दिखाया गया है कि वो क्या कर रहा है, अपना जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोच रहा है कि वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी लाइफ का क्या होगा। तो दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए जो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हों। इनकम एंड अदर गोल्स, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. स्टूडेंट जनरली हमारे कॉमन डिज़ायर्स क्या होता है कि हमें रेगुलर वर्क मिलना चाहिए, हमें बेटर वेजेस यानी अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, और हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनका जो गोल रहता है वही रहता है कि उनकी जो क्रॉप है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको एक अच्छा दाम मिल सके ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनको बस इनकम से मतलब होता है। सो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect for the others. तो स्टूडेंट जब आपके इनकम की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है, तब आप किसके बारे में सोचते हो कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाए, आपके साथ बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आपको डांट के चले गया और आपकी पुलिस बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं। सबको हमें क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए हमारे थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, सिक्योरिटी चाहिए, और हमारा जो ह्यूमन बींग का जो नेचर है वो क्या मांगता है? रेस्पेक्ट मांगता है सोसाइटी से। ह्यूमन बिहेवियर डिमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। ऑल दीज आर important goals. In fact, in some cases these may be important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. तो आपके जो मटेरियल गुड्स है यानी कि आपके जो चाह रहे हैं उन सब के अलावा इनकी सैलरी वगैरह, जो सैलरी है वो क्या है? एक मटेरियल गुड्स है, ठीक है, वो एक फिजिकल चीज़ है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट, आपके फ्रीडम, आपकी सिक्योरिटी ये मटेरियल गुड्स नहीं है। तो हमें मटेरियल गुड्स के साथ साथ ये सारी चीज़ भी चाहिए हमें अच्छे से जीवन यापन करने के लिए। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो मनी एक हद तक काफ़ी चीज़ें नहीं खरीद सकता है, बट द क्वालिटी ऑफ मनी आपके रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकता। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। इसलिए हमें जो
लाइफ है हमारी, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे लव, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी। ठीक है, इनको हम लोग अर्न कर सकते हैं। कैसे? जब हमारी सोसाइटी में क्या होगी, गुडविल होगी। अगर सोसाइटी में हमारी गुडविल नहीं है तो हमारी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा हो। ठीक है, so if it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured by, but they mean a lot of to our lives. They are often also ignored. आपके जो बहुत सारे दोस्त हैं, आप उनको देख लीजिए कि उनके पास सब कुछ होता है, और गाड़ी से स्कूल आते हैं फोर व्हीलर में। ठीक है, और लेकिन फिर भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मॉरल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी वैल्यूज़ नहीं होते हैं, उनको बात करना भी अच्छे से नहीं आता है, इसलिए उनकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। आप लोग देखिए इस पिक्चर के अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको, कि जो कुछ लोग हैं क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन से लोग हैं? ए डेमोस्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग ऑफ हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर, उसके लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसकी हाइट को थोड़ा और बढ़ाना है। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। ये क्वेश्चन आपके एनटीएससी में आ सकता है। हाउएवर it will be it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you get a job in a far off place, because before accepting it you would try to consider many factors apart from income. स्टूडेंट, अगर आप अपने घर से कहीं दूर जाकर नौकरी करते हैं तो आप लोग बहुत सारे फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखेंगे कि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे डिफरेंट होगा, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो सोसाइटी है, मैं उसमें इजीली अडॉप्ट कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। सो सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि क्या मैं वहाँ पे कुछ चीज़ सीख पाऊँगा, अपनी फैमिली से दूर रहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपकी जॉब लगती है तो जॉब करने से पहले आपको सोचनी चाहिए। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. Student, हो सकता है कि आपको घर में रहकर कम पैसे मिल रहे हों और बाहर जाकर ज़्यादा पैसे मिल रहे हों, लेकिन घर में जो फ्रीडम, घर में जो सिक्योरिटी, घर में जो रेस्पेक्ट आप अर्न कर सकते हैं, उतनी रेस्पेक्ट आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो इनकम मुझे मिल रही है और जो सेंस ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी, फ्रीडम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, वो हमको वहाँ पे मिल रही है, तो हमें वहीं पर ही जॉब करनी चाहिए, भले ही थोड़ा हमारा जो पैसा होता है वो कम हो। ऐसी जगह पर हमको बिल्कुल भी जॉब नहीं करनी चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती हो। क्यों? क्योंकि आपके मटेरियल गुड्स को हमारी लाइफ ये अफेक्ट नहीं करती, और सारी फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सो आपको क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में आपको मूव करना चाहिए। सो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स. इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज. तो आपकी जो वुमेन्स होती हैं, अगर वो हाउस होल्ड के अलावा अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करती हैं, कहीं वो जॉब वगैरह करती हैं जहाँ से उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उनकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनकी जो डिग्निटी होती है सोसाइटी के अंदर, उनकी जो रेस्पेक्ट होती है अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। वहीं पर जो आपके एक हाउस होल्ड जितने भी वर्क होते हैं उसमें जो आपके फीमेल वर्क करती है, वुमेन वर्क करती है, उसकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं की जाती। हाउएवर it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business. जनरली हमारे जो वुमेन्स होती हैं वो आउटसाइड वर्क क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो अगर हमारे जो वुमेन हैं उनको थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो भारत है वो दोनों पहियों से ही गाड़ी अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगी, और इसमें दोनों पहिए क्या है आपके, मैन एंड वुमेन, इनको जब इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी, इनको जब इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगी, तो ही हमारी कंट्री अच्छे से डेवलप कर पाएगी।
Hence the development goals that people have are not only better income but also about other important things in life. स्टूडेंट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़्यादा सैलरी है. सैलरी आपका एक फैक्टर हो सकता है लेकिन सभी फैक्टर्स नहीं हो सकते. तो सैलरी के साथ साथ आपको अदर फैक्टर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास सिक्योरिटी है नहीं है, आपकी फ्रीडम है कि नहीं है, आपको रेगुलर जॉब मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है. तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपका डेवलपमेंट गोल्स आपको डिसाइड करने चाहिए. अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट पर. अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए कौन कौन सी चीज़ मायने रखती है. अब हम देखेंगे राष्ट्र के विकास यानी कि पूरे कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. तो आपको सोचना है कि अगर आप एक अच्छे गुड सिटीजन हैं, एक अवेयर सिटीजन है, तो आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हो और कैसे कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हो. आपके डेवलपमेंट के लिए ही आपके 1950 में क्या किया गया था, प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था और उसने क्या बनाना शुरू किया, 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किए थे. जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1951 में और 1956 तक वो चला था. तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था उसमें बेसिकली जो एम्फेसाइज किया गया था वो किसको किया गया था, एग्रीकल्चर को किया गया था. तो इस तरीके से आपके अभी तक 12 5 ईयर प्लान आ चुके हैं और अब आना बंद हो गए हैं. ठीक है. सो मोस्टली लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास दैट given different answer to the above question. In fact, you might yourself if think of many different answers and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. तो जब आप लोग ये क्वेश्चन को क्लास में अपने फ्रेंड से पूछोगे कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट का कौन कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए, तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे और उनमें से सारे आंसर वो जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं हर किसी पर्सन के लिए क्या हैं, डिफरेंट हैं. सो हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट. इस वजह से हम लोग जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते. जैसे किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो कंट्री का, कि उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हो. वहीं पर ही जो दूसरा पर्सन है उसके लिए डेवलपमेंट का क्या एस्पिरेशन हो सकती है कि हमारे जो पूरे जो सिटीज़ हैं वो किससे कनेक्ट हो, रोड से कनेक्ट हो. तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं डिफरेंट पर्सनस के. और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड, और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको कैसे सॉल्यूशन हमको करना है. व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट path for all. We also have to think whether there's a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. तो आपके जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जब हम इतने सारे आइडियाज़ आते हैं तो हम लोग उनको कैसे डिसीजन लेते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ को हमको इम्प्लीमेंट करना है. स्टूडेंट हम लोग उन्हीं आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जो एक मास मेजोरिटी में लोगों को फ़ायदा पहुंचाता हो. ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे कंट्री में उन्हीं आइडियाज़ की ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है जो ज़्यादा पर्सन्स को इक्वली बेनिफिट देते हो. सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन different things. How come some countries are generally called developed and others underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. Student, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की, उनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपमेंट कंट्रीज़ एंड लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री. डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुकी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी डेवलप होने के प्रोसेस में हैं, और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज यानी कि जो अभी डेवलपमेंट करना जिन्होंने अभी शुरू किया है, वो स्टार्टिंग एज में है. तो स्टूडेंट हमारी जो कंट्री है वो आती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यानी कि मिडिल वाली पोर्शन में. सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at the student in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interests. The healthiest student may not be
the most studious one, the most intelligent students may not be the friendliest one. So how do we compare student? The criteria we may use depend on the purpose of comparison. We use different creation to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if we for someone purpose, we have to choose the criteria for the all the ground progress of children in the class. How shall we do it? तो स्टूडेंट आपके जो क्लास होती है उसमें सब तरीके के बच्चे रहते हैं, कोई हेल्थी रहता है, कोई इंटेलिजेंट रहता है, कोई नटर रहता है, कोई मोटा रहता है। तो हमको उनको उनकी जिस चीज़ में उनका टैलेंट है उनके हिसाब से उनको यूज़ करना चाहिए। यही आपके स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते हैं तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। जो पर्सन आपके पढ़ने में अच्छा है तो उसको हम लोग जीके कंपटीशन करा सकते हैं। जो पर्सन आपके स्पोर्ट्स में अच्छा है हम लोग उसको स्पोर्ट्स में उसको पार्टिसिपेट करवा के एक ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हमें वही होगा कि जैसे हम लोग मछली को बोलें कि तुम पेड़ पर चढ़ो और बंदर को बोलें तुम पानी में तैरो, तो दोनों ही अपने टैलेंट का ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो यूजुअली we take one or more important characteristics of person and compare them based on their characteristics. Of course, there can be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friend lines and spirit of cooperation, creativity और marks secured. तो जनरली हमारे जो कंपैरिजन करते हैं क्लास में वो कैसे करते हैं कि कोई पर्सन क्रिएटिविटी यानी कि ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है, किसी के बहुत सारे दोस्त हैं, किसी में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, वो सबके साथ मिलकर रहता है। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक दूसरे को अलग उनसे करते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट ट्रू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। तो जो इन कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज इनकम है, वो क्या है, अभी डेवलपर नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग दैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो मोर इनकम का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी नीड्स होती हैं वो फुलफिल वो कर पाएगी वो कंट्रीज जिसकी इनकम पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट with greater income, so greater income itself is considered to be one important goal. तो आपके जो कंट्रीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने कौन सा फैक्टर डिसाइड किया है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक आदमी उस देश का कितना कमाता है, तो उसको एक इम्पोर्टेंट गोल के रूप में हम लोगों ने सेट किया है कि ज़्यादा इनकम होगी तो उसको उसकी जो लाइफ है वो क्या होगी, बेटर हो पाएगी। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री। अब कंट्री की इनकम क्या होती है। Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. तो जो कंट्री की जो इनकम होती है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जो हर पर्सन उस कंट्री का, हर एक सिटीजन जो उस कंट्री का अर्न कर रहा है उसको सबको एडअप करते हैं और उससे हमारी निकल के आती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। लेकिन यही इनकम को एक अकेला फैक्टर डेवलपमेंट का मान लेना बिल्कुल ही गलत होगा, और भी फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर हमारे पूरे कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को एडअप किया जाता है तो उससे हमारी कंट्री के बारे में जो एवरेज निकल कर आता है उससे ये पता नहीं चलता है हमको कि जो एक पर्सन है वो उसकी अर्निंग कितनी होगी। बिकॉज अगर सबकी हम लोग इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगी, वो ज़्यादा आएगी, लेकिन उससे हमें यह समझ नहीं आएगा कि इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस स्टेज में है, वो गरीब है, रिच है, पुअर है, क्या है। सो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन ए डिफरेंट कंट्री, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी जो एवरेज इनकम है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं किससे, टोटल पॉपुलेशन से। इससे हमारी आ जाती है एवरेज इनकम, एंड द एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। और जो हमारी एवरेज इनकम होती है वही एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम होती है, कि इनके उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक पर्सन कितना अर्न करता है पूरे ईयर में। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017। तो जो यूएस है वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 12,056 पर एनम है। और कॉल्ड रिच कंट्री, इसीलिए वो क्या है, रिच कंट्रीज हैं।
and those with per capita income of $955 और less are called low income countries। और जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, $955 है, US डॉलर है, उनको हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, लो इनकम कंट्रीज में इंक्लूड करते हैं। सो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $1,820 पर एनम। तो हमारी जो इंडिया कंट्री है उसको हम लोग लो मिडिल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, लो मिडिल कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हमारे जो US डॉलर है उसके हिसाब से 1820 हमारे पर एनम पर कैपिटा इनकम है हमारे कंट्री की। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो आपके जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं और जो आपके US है, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या मानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा है। सो एवरेज इनकम While average are useful for comparison, they also hide disparities. For example, let us consider two countries A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens each. Based on data given in table 1.2, calculate the average income for both the country. तो इसमें देखो आपके जो A and B हैं वो दो कंट्रीज हैं और उनकी इनकम को इसमें शो किया गया है। So will you be equally happy to live in both these countries? Are both equally developed? Perhaps some of us may like and live in country B if we are assured of being its fifth citizen, but if it is a lottery that decides our citizenship number, then perhaps most of us prefer live in country A. Even though both the countries have identically average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich. Hence, while average income is usefully for comparison, it does not tell us how this income is distributed among them all. तो आपको इसमें जो कंट्री A है उसमें देखिए जो इनकम है वो क्या आ रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमको नज़र आ रहा है। और जो कंट्री B है उसके अंदर, ये जो कंट्री A है इसके अंदर हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, और जो कंट्री B है उसमें क्या आ रहा है, हमको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। तो जनरली हम लोग रहने के लिए कौन सी कंट्री प्रेफर करेंगे, कंट्री A, क्योंकि यहाँ की एवरेज इनकम क्या है, बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है, इक्वल है, बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है। और कंट्री B के अंदर काफ़ी सारे लोगों को कितने मिल रहे हैं, 500 रुपीज़ मिल रहे हैं, और वहीं पर ही एक आदमी को कितने मिल रहे हैं, 48,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हम लोग ऐसी कंट्री में रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इनकम को लेकर होता है। सो income and other criteria. When we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect, further equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. ठीक है, एक आदमी, एक पर्सन के लिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट उसको मिले, फ्रीडम मिले और रेस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले। लेकिन जब हम लोग नेशन की बात करते हैं तो उसमें एवरेज इनकम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। सो व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामाइन थिंग through an example. Table 1.3 give the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product at current price. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. तो आपको इसमें जो फिगर में नज़र आ रहा है कि जो हरियाणा है वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, ज़्यादा है, और वहीं पे जो बिहार है इसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हरियाणा के जो लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर बिहार के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट की जो हरियाणा है वहाँ के जो पर पर्सन है उसकी जो इनकम है वो क्या है, ज़्यादा है, और बिहार के पर पर्सन की इनकम क्या है, कम है। सो दिस मीन दैट एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्न रुपीज़ 1,80,174 in 1 year, whereas on average Bihar a person earned only around 34,409 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at a certain other data pertaining to these
गिवन इन टेबल 1.4। तो ये तो हो गया स्टूडेंट आपका डेटा किससे, पर कैपिटा इनकम का। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा जो हरियाणा स्टेट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको अदर एस्पेक्ट भी हमको देखने पड़ते हैं। तो नीचे वाली जो टेबल है स्टूडेंट, इसके अंदर आपके दिखाया गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, और लिटरेसी रेट, और फिर आपके लास्ट में अटेंडेंस रेशियो दिखाया गया है। तो इसमें जो हरियाणा है उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 है, यानी कि 1000 जो चिल्ड्रन है जिनकी एज क्या है, अंडर 1 ईयर है, तो उनकी जैसे 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 30 बच्चे आपके डेथ कर जाते हैं आपके कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो है 82%, और वहाँ पे जो नेट अटेंडेंस रेशियो है पर 100% का, यानी कि जो पढ़ने लिखने के जो रेशियो है यहाँ पर वो है 61%। इस तरह से आपके जो केरला है वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 10, यानी कि 1000 में से सिर्फ 10 ही बच्चे वहाँ पर जिनकी एज एक ईयर से कम होती है वो मर जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्या है डेटा है केरला का, कि जिसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ही कम है। और वहाँ के लिटरेसी रेशियो भी कितना है, 94%, और अटेंडेंस रेशियो भी कितना है, 83%, यानी कि ये जो स्टेट है वो बहुत ही अच्छा है सभी तरीके से। जो बिहार है वहाँ की मोर्टेलिटी रेट क्या है, 35 है, और लिटरेसी रेशियो भी क्या है वहाँ पे कम है, और वहाँ पे अटेंडेंस रेशियो भी बहुत ही कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक कंट्री कितना अच्छे से, सॉरी एक स्टेट कितना अच्छे से डेवलप कर रहा है। तो सर जो ये डेटा है या इसको कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होती है, NSSO। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके NTSC में आ सकता है कि जो ये डेटा है इसको कौन कलेक्ट करता है, NSSO कलेक्ट करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, उनमें से कितने मर जाते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग सपोज करें तो ये जैसे 1000 जो बच्चों ने जन्म लिया उसमें से कितने बच्चे मर गए, तो वो क्या होगी, वहाँ की मोर्टेलिटी रेट होगी। फॉर एग्जांपल आपके जो इंडिया है उसमें आपके जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी मिलती है हमको, वो मिलती है मध्य प्रदेश की, कितनी है, 59। इट मीन्स यानी कि 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो 59 जो बच्चे हैं जिनकी एज क्या है 1 से कम है उनकी डेथ हो जाती है। नागालैंड आपके इसमें सबसे अच्छा बेस्ट कर रहा है, वहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है, 6 है। और आपकी बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 30 स्टूडेंट, यानी कि 1000 में से 30 बच्चे ही हमारे क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, पहले हम जो समझेंगे लिटरेट क्या होता है। ए लिटरेट पर्सन हम उसको बोलते हैं जो क्या कर सके, लिख सके और पढ़ सके, और जिसकी एज कितनी हो, 7 ईयर से अबव हो। सो लिटरेसी रेट मेजर the proportion of literate population in the 7 and above the age group. Net attendance ratio, the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. तो आपके जो 14 से 15 ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अटेंडेंस रेशियो स्कूल में एनरोलमेंट उनका कितना है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं इसमें नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितने प्राइवेट स्कूल्स में होती है। इसलिए जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफर नहीं करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं। सो व्हाट डज द टेबल शो, तो टेबल से हमें क्या पता चला कि हमारे जो है उसमें पर कैपिटा इनकम ही एक इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उसके अलावा हमारा एजुकेशन, हेल्थ और वहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। व्हाट डज the first column of the table show that in Kerala out of 1000 children born 10 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying with 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown. तो आपको अभी जो फिगर नज़र आया था, दिखाई गई थी टेबल, उसमें देखा आप लोगों ने कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा की ज़्यादा थी, लेकिन जो बाकी सारे स्टैंडर्ड्स को हम लोग अगर देखें तो उसमें जो केरला है वो ज़्यादा बेटर अच्छे से डेवलपमेंट कर रहा था। सो द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन ऑफ केरला as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday.
how painful it must be to these parents. Next, note the year to which the data pertains into. It is 2017, so we are not taking of all time. It is 70 years after independence when our metro cities are full of high rise building and shopping malls. स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि आपके हमारी कंट्री को 70 प्लस ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस लिए हुए, लेकिन आज भी हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसको हम लोग इतना कम नहीं कर पाए हैं जितना हम इसको कम करना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, अभी हमें हेल्थ सेक्टर में और डेवलपमेंट करने पड़ेंगे जिससे हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, हम एक अच्छे बेबीज़ को जन्म दे सकें। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारी जो यंग जनरेशन है यही हमारे कंट्री का क्या होता है, फ्यूचर होता है। अगर हम लोग इसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब जो प्रॉब्लम है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी पर ही ख़त्म नहीं होती है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows about half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। तो आपके हमको इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट के साथ साथ हमको उनको स्कूल अटेंडिंग रेशियो भी उनका बढ़ाना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को वो गेन करें, नॉलेज अटेन करें। दिस मीन दैट इफ़ यू वेंट to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. तो बेसिकली स्टूडेंट हमको एजुकेशन सेक्टर में काम करना पड़ेगा, हमारे हेल्थ सेक्टर में काम करना पड़ेगा, हमारे पर कैपिटा इनकम में वर्क करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही सेक्टर में जब हम लोग वर्क करेंगे तभी हमारे जो कंट्री है अच्छे से डेवलप हो पाएगा। Now public facilities. How is it that the average person in Haryana has more income than average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well. तो स्टूडेंट जैसे हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है अभी आप लोगों ने देखा टेबल में वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जो मनी है वो सारे चीज़ों को ख़रीद नहीं सकता है, वो वहाँ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अच्छा नहीं कर सकता है, वो वहाँ के जो अटेंडेंस रेशियो जो कम था केरला के कंपैरिजन में वो कम था उसको कवर अप नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। So income by itself is not a completely adequate indicator of material good and service that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift it to a community that already has all these things। तो आपकी जो मनी है वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को नहीं खरीद सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ आपके अंदर मोरल्स वैल्यूज़ होने चाहिए, तभी आप लोग एक फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह सकते हो। सो मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। तो मनी आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई और आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं लग सकती, कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स को नहीं फॉलो करोगे तो आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is it to provide these goods and service collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government school should open schools and provide the other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many other children, particularly girls, are not being able to go to high school because the government society has not provided adequate facility. तो आपके जनरली जो पेरेंट्स होते हैं वो कौन सी स्कूल को प्रेफर करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं, जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट वो हमेशा किसके लिए वर्क करती है, आपके एज ए वेलफेयर स्टेट काम करती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कल्याण के लिए, और उसने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें बहुत ही चीप वहाँ की फ़ीस रखी है, बहुत ही कम फीस रखी है ताकि सारे लोग सारे स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इजीली पढ़ सके, वो फ़ीस उनके लिए अफोर्डेबल हो। लेकिन आज भी हमारे जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, ठीक है, वो हाई स्कूल एजुकेशन को नहीं ले पाती हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो टॉयलेट्स हैं
जैसे अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपके स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें आपके टॉयलेट्स अभी भी नहीं बिल्डअप हो पाए हैं। तो ऐसे ही और सारे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से आपके उनको जो गर्ल्स हैं उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो ही हम लोग हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें जो गर्ल्स हैं उनका अटेंडेंस रेशियो हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, the public distribution system function well. Health and nutritional status of people of such state it certainly likes to be better. जो आपके केरला है वहाँ की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, जो कि किसी भी स्टेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही वहाँ पर क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि पीडी है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हमारे जितने भी बीपीएल लोग हैं उनको कैटेगराइज करती है, उनकी लिस्ट बनाती है, और उनको जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन फूड उनको प्रोवाइड करवाया जाता है बहुत ही कम रेट पर, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, और जो उनका फूड होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि हमारे जो लोग हैं वो अच्छे से लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। तो इसमें देखो जो आपके ये टेबल एक्टिविटी 2 है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो कैटेगरी है लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन वो कितनी है, 76% है। वहीं पर जो फीमेल है कितनी है, 54% है। और जो 10 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी जो मेल उसमें 90% है, और फीमेल में कितनी है, 87% है। तो जो आपका बिहार है वो इतना डेवलप नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं। देखो इसमें आपके एक्टिविटी आपके बता रखा है, on way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index. स्टूडेंट बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आपका जो हाइट है और जो वेट है, ठीक है, उससे आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलता है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू इंडिकेटर्स ऑफ बोस body mass index, then you answer that height and weight are the two factors of body mass index. So let each student in each class find out his height and weight. Take the weight of each student in kilogram, then take the height by the wall and measuring accurately with the head straight. Convert the height recorded in the centimeter into meter. Divide the weight in kg by the square of the height. The number you get is called BMI. तो इससे जो हाइट और वेट से क्या आता है, आपका BMI आता है। और देन लुक फॉर द BMI फॉर ए टेबल्स गिवन ऑन पेजेस 90 to 91. स्टूडेंट BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन अंडर वेट। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी फिट है और कितनी ओबेसिटी से पीड़ित है, यानी कि कितने लोगों को मोटापे से ग्रस्त हैं। सो सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर 2017। तो ये आपके कुछ डेटा दे रखा है। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट को, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपके कौन पब्लिश करता है, आपको ये याद रखना है। इसको पब्लिश करने का काम किसका है, UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। और इसके कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, वो होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक पर्सन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी होती है, वो कितने ईयर तक जी सकता है। दूसरा इसका फैक्टर होता है वो होता है एजुकेशन। और तीसरा इंडिकेटर होता है इसका पर कैपिटा इनकम। So once it realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of the level of development, we began to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसका बहुत सारे चीज़ों को क्राइटेरिया हम लोग बना सकते हैं, लेकिन what we need is a small number of the most important things. Health and education indicators such as the ones we use in comparison of Kerala and Haryana are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of human development. For instance, Human Development Report published by UNDP compare countries based on the educational level of the people, their health status and the per capita income. So, student जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं इसके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। आपके
It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor from Human Development Report 2019. तो आपके जो ये रिपोर्ट दिखाई गई है, ठीक है, इसका मैं आपको करंट डेटा आपको बता देता हूँ कितना है कि जो हमारा HDI है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो आपके इसमें जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है अभी 129 है, ठीक है। और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें क्या होता है, आपके जो डेटा जो रैंकिंग दी जाती है, जो नंबरिंग दी जाती है, वो दी जाती है, इनको एक स्केल बनाया जाता है 0 to 1, ठीक है। इसके बीच में हमारे जो UNDP है वो इसमें इंडिकेट करती है। फॉर एग्जांपल आपको इस टेबल में जैसे नज़र आ रहा होगा कि जो HDI इन वर्ल्ड 2018 है वो कितना है, ये रैंक दे रहा है कि आपकी श्रीलंका की जैसे कितनी है 76 रैंक। तो और ये आपके ग्रॉस नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये हो गया आपका एजुकेशन सेक्टर। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स इन अबव द टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। तो ये जो टेबल पे जो रैंक दे रहा है टोटल कितनी कंट्रीज को कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें 189 कंट्रीज को कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट आपका, it's surprising that a small country in our neighborhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such as a low rank in the world. Table 1.6 also shows that the Nepal and Bangladesh have low per capita income that of India, yet they are better than India life expectancy. तो इसमें जो आपके अभी टेबल आपको दिखाई थी, इसमें आपके जो श्रीलंका है, ठीक है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे इंडिया से ज़्यादा है। और जो आपके पाकिस्तान है और जो नेपाल है, बांग्लादेश हैं, ठीक है, इनके जो अदर सेक्टर्स है उसमें ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं हमारे कंपेरेटिवली इंडिया से। हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखें तो बांग्लादेश हमारा ज़्यादा स्कोर कर रहा है इंडिया से। So many improvements have been suggested in calculating HDI. Many new components have been added to the Human Development Report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that which is important in development is what is happening to the citizens of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? Now sustainable development. आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप लोग क्लास 6, 7, 8 तीनों ही उसमें पढ़ते आ रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग को हमारे जो रिसोर्स होते हैं उनको इस तरीके से यूज़ करें कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्स बचे रह सके। आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको आपके जो बहुत सारी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी और ये कब सेट किए गए थे? आपके 2015 में सेट किए गए थे, ठीक है। आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और इनको अचीव करने का जो टारगेट है हमारा वो कब तक का है? 2030 का है। So suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of a development to go up further or at least by maintain for future generation। देखिए हमारे जो रिसोर्स हैं उनको हमको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स मिल सके। जैसे अभी हमारा जो वाटर है उसको हमको उसका जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से करना चाहिए कि जो उसका जो लेवल है वो डे बाई डे जो कम हो रहा है वो कम ना हो, हम लोग वेस्टेज कम से कम करें। दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, हाउएवर since the second half of the 20th century a number of the scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। जो हमारे 20th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था एनवायरनमेंट को देखते हुए कि हमारे जिस तरीके से आज हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस तरीके से अगर हम लोग डेवलप करते रहे तो हमारे जो फ्यूचर है उसमें सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए ग्राउंड वाटर का एग्जांपल इसमें दिखा रखा है कि ये जो लेडी है वो कितना नीचे से वाटर को क्या कर रही है? एक्सट्रैक्ट कर रही है, ले रही है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है। देन ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। आपके जो वाटर है वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसका केयरफुली यूटिलाइज नहीं किया तो ये एक दिन क्या हो जाएगा? एक्सटेंड कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिस रिसोर्स आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर in case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than
what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. तो हमारे जो वाटर है उसको, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे घरों में लगाना चाहिए, तभी हमारे जो वाटर कंजर्वेशन है वो अच्छे से हो पाएगा। और हमें ऐसी क्रॉप करनी चाहिए जो क्या करे, कम से कम वाटर का कंजप्शन करती हो। कौन से एरिया में, जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो आपके एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। जैसे आपके कोल, पेट्रोलियम, दीज आर द रिसोर्सेज विच रिप्लेनिश वी दैट एग्जॉस्टेड एट ए पर्टिकुलर टाइम। सो अभी देखो, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, डीजल पेट्रोल से हमारी गाड़ियाँ चलती थी, फिर उसके बाद हमारे पास गैसेस से चलना शुरू हुई, और अभी हमारे जितनी भी आपके व्हीकल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बिकॉज आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए हमको टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट इसमें करना पड़ेगा। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्स दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू स्टॉक, हाउ एवर ओवर टाइम इवन दे विल गेट एग्जॉस्टेड। तो अगर हमें लगातार रिसोर्स को यूटिलाइज अच्छे से करना है तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना पड़ेगा। आपको देखो इसमें एक्सोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बता रखा है कि इसमें जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है उसमें रिजर्व 2017 1000 मिलियन बैरल्स, वो कितना था 2017 में, 808 था। नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट ईयर में कितना था, वो 70 था। ऐसे यूएसए का इसमें दिखा रखा है। सो ये सोर्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है, बीपी स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट, यहाँ से हम लोगों ने ये डेटा लिया है। देन नेक्स्ट आपका देखते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। तो हमें जो एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो सॉइल हो रही है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हमको कंजर्व करके रखना चाहिए। जैसे आपके टेरेस फार्मिंग हम लोग यूज़ करते हैं, मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये सारे किसका एस्पेक्ट है, हमारे सॉइल कंजर्वेशन के एस्पेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, हमारे 3 R's का यूज़ करें, जो 3 R का जो कंसेप्ट है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़, ठीक है। सो दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन ऑफ और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज़ लिंक्ड टुगेदर। हमारा जो फ्यूचर है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इफ़ वी टुगेदर वी मेक ए ह्यूज डिफरेंस। अगर हम लोग सारे एक साथ हो गए तो हम लोग एक बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सारे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हमें भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। कैसे हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम लोग एक अच्छा थॉट डेवलप करें, एक हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल at all the times. As a member of society and as individual, we need to ask what we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on development continues. तो आपको इंडिविजुअल लेवल पर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट करें। आपको प्लास्टिक का यूज़ को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक स्टूडेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसको हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा से नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये आपका था कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।